हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग ली गई है वो है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जय जय। लोकतंत्र के महापर्व में जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी भागीदारी न सिर्फ लोकतंत्र के प्रति उनकी मजबूत आस्था का संदेश है, बल्कि मतदान को लेकर निष्क्रियता दिखाने वाले देश के दूसरे हिस्सों में रहने वालों लोगों को सीख देने वाली भी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए सोमवार को वैसे तो शाम 6 बजे तक औसतन 57% से अधिक मतदान हुआ, लेकिन इनमें सबसे चौंका देने वाला मतदान जम्मू कश्मीर के बारामूला संसदीय सीट पर देखने को मिला। वहां मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। नियंत्रण रेखा से सटी बारामूला सीट पर 59.49% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के प्रति यह उत्साह बारामूला में आने वाले क्षेत्रों जैसे हंदवाड़ा, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, लोलाब और उरी में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। वहां पर इससे पहले 1984 में 58.84% मतदान हुआ था। लद्दाख की एकमात्र सीट पर भी मतदाताओं ने इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां 72% से अधिक मतदान हुआ है। 5वें चरण में शाम 6 बजे तक बंगाल में 73%, झारखंड में 63%, उड़ीसा में 61%, उत्तर प्रदेश में 58%, बिहार में 55% और महाराष्ट्र में करीब करीब 49% मतदान हुआ है। भाजपा कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला है। भाजपा आज ही नहीं बल्कि कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। साथ ही कहा कि हम किसी को विशेष नागरिक मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि सभी को समान मानते हैं। सत्ता में लौटने पर एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता है उसको लागू करने का संकेत देते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा भी करती है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने अल्पसंख्यकों से लेकर मौजूदा चुनाव में भाजपा की संभावनाओं के आकलन और कश्मीर से लेकर बेरोजगारी तक कई विषयों पर अपनी बात रखी। विपक्ष के इस आरोप पर कि उनके चुनावी भाषण समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने वाले हैं, मोदी ने कहा कि सच्चाई यह है कि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को उपेक्षा की भेंट चढ़ा दिया है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री हुसैन की मौत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन और 7 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। उनका हेलीकॉप्टर रविवार को घने कोहरे के कारण पूर्वी अजरबैजान प्रांत के पर्वतीय वन क्षेत्र में पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खराब मौसम की वजह से खोज एवं बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और वे सोमवार तड़के ही वहां पहुंच गए। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने देश में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। एफसीआरए का उल्लंघन कर आपको मिले 7 करोड़ रुपए। ईडी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि एफसीआरए का उल्लंघन कर 7 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी धन मिला है। आपके पंजाब के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खोहरा समेत अन्य के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी को कुछ संदिग्ध दस्तावेज और ईमेल भी मिले थे। यह जांच 2021 में शुरू की गई थी और सुखपाल सिंह खोहरा को उसी साल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। खोहरा अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पिछले 7 अगस्त में गृह मंत्रालय को एक विस्तृत पत्र भेजा था जिसमें आप द्वारा किए गए उल्लंघनों को रेखांकित किया गया था। बताया जा रहा है कि ईडी ने हाल ही में गृह मंत्रालय के साथ इस मामले में कुछ ताज़ा इनपुट साझा किए हैं। कोवैक्सीन पर बीएचयू के शोध से आईसीएमआर ने किया किनारा।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना से बचाव को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर बनाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के हाल के एक अध्ययन से किनारा कर लिया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने इस रिपोर्ट पर ऐतराज़ जताते हुए कहा कि हमें इस खराब डिजाइन वाले अध्ययन से नहीं जोड़ा जाए। उन्होंने वयस्कों और किशोरों को कोवैक्सीन के लंबे अरसे से पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययनों को गुमराह करने वाला और गलत ढंग से आईसीएमआर से संबद्ध करने वाला बताया है। डॉक्टर राजीव बहल ने सोमवार को कहा कि आईसीएमआर का इस शोध से कोई लेना देना नहीं है और न ही इस प्रतिष्ठान ने इस शोध के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता की है। आईसीएमआर को इस खराब डिजाइन वाले अध्ययन से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने इस शोध पत्र के लेखकों और शोध पत्र प्रकाशित करने वाले जर्नल के संपादक को पत्र लिखकर कहा है कि इससे आईसीएमआर का नाम हटाने और इस संबंध में शुद्धि पत्र भी प्रकाशित करने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 नए आपराधिक कानूनों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कहा कि अभी तो नए कानून लागू भी नहीं हुए हैं। कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली। वकील विशाल तिवारी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 3 नए आपराधिक कानूनों को चुनौती दी थी, साथ ही कानूनों पर रोक लगाने की मांग की थी। तिवारी की याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई के लिए रखी गई थी। पीठ ने कहा कि अभी तो कानून लागू भी नहीं हुए हैं और याचिका खारिज कर दी गई है। पीठ ने कहा कि यह याचिका बहुत ही हल्के तरीके से दाखिल की गई है। जब विशाल तिवारी ने याचिका पर बहस करनी चाहिए तो पीठ ने कहा अगर वह मामले पर बहस करेंगे तो याचिका जुर्माने सहित खारिज की जाएगी। पीठ का नकारात्मक रुख देखते हुए तिवारी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी मेट्रो प्रणाली होगी हरदीप पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूर्व न्यायाधीशों, सशस्त्र बलों के दिग्गजों व बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत में पिछले दशक में शहरी मेट्रो परिवहन के विकास को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि अगले 2.5 साल में हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहरी परिवहन मेट्रो होगा। पुरी ने कहा कि भारत में हर दिन 1 करोड़ लोग मेट्रो यात्रा करते हैं, इनमें से 73 लाख दिल्ली के यात्री हैं। उन्होंने कहा कि आज भले ही शहर की आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, फिर भी उचित समय के भीतर शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना आसान है। अधिक लोग शहरी परिवहन का सहारा ले रहे हैं। पुरी ने कहा कि आज देश में 945 किलोमीटर लंबी मेट्रो प्रणाली कार्य कर रही है। 1000 किलोमीटर कार्य निर्माणाधीन है, अगले 2.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2002 में जब वाजपेयी जी ने इस मेट्रो प्रणाली की शुरुआत की थी, तब इस बारे में किसने सोचा था कि इतनी जल्दी हम ये आंकड़े छू पाएंगे। अग्निवीर सिर्फ सैनिक नहीं, राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्निवीरों से कहा है कि सैन्य सेवा में बहुत ही महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। सैन्य ढांचे में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी है। अग्निवीर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि नेता, अन्वेषक और देश की संप्रभुता के रक्षक हैं। उन्होंने व्यवसाय के रूप में सैन्य बलों को चुनने की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अग्निवीरों का आभार जताया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को बेलगावी में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में सेना में अपनी शुरुआत करने वाले अग्निवीरों को संबोधित किया है। रक्षा विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि जनरल अनिल चौहान ने आश्वासन दिया है कि चुनौतियों के बावजूद अग्निवीरों का यह सफ़र हर एक चरण में बहुत ही लाभप्रद होगा। इनमें उनके व्यक्तिगत विकास के साथ ही राष्ट्र की सेवा में उन्हें अत्यधिक गौरव का अनुभव होगा। चौहान ने अग्निवीरों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वह इसी तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तत्पर रहें। गुलाम जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने भारत, ये एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है जिसमें दिव्य कुमार सोती ने लिखा है कि भारत को गुलाम जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों में तो वर्षों से विप्लव का दौर चल रहा था। अब उसके अवैध कब्जे वाला गुलाम जो जम्मू कश्मीर भी आक्रोश, असंतोष से अछूता नहीं है। गुलाम जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई, बिजली पानी के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों की इस्लामाबाद द्वारा की जा रही लूट को लेकर आक्रोश तब चरम पर पहुंच गया
जब एक स्थानीय प्रभावशाली सामाजिक संगठन आवामी एक्शन कमेटी ने इन मुद्दों को लेकर गुलाम जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने की घोषणा कर दी। इस मार्च को भारी समर्थन मिला है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भारी झड़पों के चलते पाकिस्तान सरकार को पाक रेंजर्स और फौज को भी सड़कों पर उतारना पड़ा। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मामला इतना बिगड़ गया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगें माननी पड़ी थीं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में यह नागरिक असंतोष पाकिस्तान से अलगाववाद की प्रकृति में बदल सकता है, और क्या मौका मिलने पर गुलाम जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो ऐसा करना युक्त होगा? गुलाम जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान से अलग करके देखने की आवश्यकता है। गुलाम जम्मू कश्मीर भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर 1947 में हुए पहले युद्ध से बहुत पहले से इस्लामिक कट्टरपंथ का गढ़ रहा है। मीरपुर समाज के कट्टरपंथ कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन जाकर बसे मीरपुरी मुसलमानों ने ही 7 जुलाई 2005 के लंदन बम धमाकों को अंजाम दिया था, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 784 लोग घायल हुए थे। भारत की धरती पर किसी यूरोपीय व्यक्ति द्वारा आत्मघाती आतंकी हमला करने के एकमात्र मामले का भी मीरपुरी कनेक्शन रहा है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में पैदा हुए मीरपुरी मुस्लिम अब्दुल्ला के बीच श्रीनगर में खुद को बम से उड़ा दिया था। रॉ के पूर्व अधिकारी और आतंकवाद निरोधी मामलों के विशेषज्ञ बी रमन ने लिखा था कि मीरपुरी मुसलमान भारत के विरुद्ध जिहादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में सबसे आगे रहे हैं। यदि नागरिक असंतोष बहुत अधिक बढ़ भी जाए तो भी पाकिस्तानी फौज इस इलाके को हाथ से जाने नहीं देगी और पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारत को अंतर्गत्व 1971 में बांग्लादेश के मामले की ही तरह ही सैन्य हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। हालांकि इस मामले में पहाड़ी भूगोल के चलते यह लंबे छापामार संघर्ष में बदल सकता है। मीरपुर जैसे क्षेत्रों की जिहादी विचारधारा से ओतप्रोत आबादी को पाकिस्तान के कुशासन में तब तक रहने दिया जाना चाहिए जब तक वे स्वयं आत्ममंथन कर इस जहरीली विचारधारा को नकारते हुए न दिखें। हाँ, तब तक भारत को गुलाम जम्मू कश्मीर में ही रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर आवाज़ उठाते रहना चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से वह हमारी ही भूमि है। इसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस क्षेत्र की खाली पड़ी सीटों में से कुछ पर विधायक भी नामित किए जा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत में शरण मांगी हो, यह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए जाने वाले प्रोपोगंडा का सही काट साबित होगा। राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नेपाल, इसको लेकर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इस आर्टिकल को हम स्किप करते हैं। बिजनेस पेज पर हम डिस्कस करते हैं आयकर विभाग का नोटिस असली है या नकली, ऐसे पहचानें। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पार्ट को आपको पढ़ना है, जितने ये पॉइंट दिए गए हैं इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी छमाही में ब्याज दरों में कटौती संभव। महंगाई में ढील होते तेवर को देखते हुए यह सवाल उठने लगा है कि ब्याज दरों में कटौती कब होगी और इस बारे में आरबीआई कब फैसला करेगा। जानकारों की माने तो चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी कि तीसरी या चौथी में ही केंद्रीय बैंक की तरफ से ब्याज दरों को घटाकर कर्ज को सस्ता करने का कदम उठाया जा सकता है। कुछ ऐसे ही संकेत हाल ही में एसबीआई की तरफ से सावधि जमा स्कीमों पर ब्याज दरों को बढ़ाने से मिल रहा है। बैंकिंग उद्योगों के जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में कर्ज के सस्ता होने का असर जमा दरों पर भी दिखेगा, यानी जमा दरें भी कम होंगी। ऐसे में एसबीआई जैसे बड़े बैंक ने पहले ही ज़्यादा ब्याज देकर जमा संग्रह को आकर्षक बनाने का फैसला किया है। इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। दुख की घड़ी में ईरान के साथ है भारत, मोदी।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन व दूसरे अधिकारियों के हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत पर भारत ने भी गहरा शोक दर्ज किया है और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर गहरा सदमा करार दिया है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में भारत की जनता ईरान के साथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने शोक संदेश में दिवंगत राष्ट्रपति व विदेश मंत्री के साथ अपनी मुलाकातों को याद किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरान की जनता के साथ हैं भारत। और रईसी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत ईरान के रिश्ते बढ़ रहे थे, इसके मद्देनज़र एक साथ राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत का तात्कालिक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा, चीन धमकियां देना बंद करे। लॉन्ग चिंगते ने सोमवार को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उन्होंने कहा कि चीन हमें धमकियां देना बंद करे, डराना बंद करे। उनकी सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतंत्र व स्वतंत्रता के साथ ही यथास्थिति बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि एक देश की संप्रभुता होती है, किसी भी दल को कब्जा का विरोध करना चाहिए और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता का बलिदान नहीं कर सकते। शांति ही एकमात्र विकल्प है और बीजिंग को ताइवान के लोगों की पसंद का सम्मान करना होगा। वहीं चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति के इस दावे की निंदा की है और स्वशासित द्वीप संप्रभु और उनकी यथास्थिति बनाए रखेंगे। चीन ने कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता की मांग खतरनाक संदेश है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान ताइवान के आसपास चीनी गतिविधियों का पता चला है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत हासिल किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। यह पद संभालने के लिए 18 माह के भीतर चौथी बार है। प्रचंड को 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में 157 वोट मिले। 158 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया था। विश्वास मत हासिल करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और विपक्षी नेता कांग्रेस के बीच दरार बढ़ गई है। चलिए, तो ये आज का यानी 21 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।